अभी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड अभी ट्रेंडिंग कर रहा है। गोल्ड का दाम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और लोग गोल्ड को अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है और गोल्ड को आपको अभी खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको एक प्रोफ़ेशनल की हेल्प चाहिए तो आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन कर सकते हो। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। तो सडनली गोल्ड अभी न्यूज़ पे क्यों है? 1 साल पे फिजिकल गोल्ड ने ऑलमोस्ट 75.63% रिटर्न दिया है। गोल्ड का अभी प्राइस ऑलमोस्ट 1,40,000 फॉर 10 ग्राम्स पहुंच गया है। ये अभी ऑल टाइम अपने हाई पे है। एंड ये 24 कैरेट गोल्ड का है एंड ये ऑलमोस्ट अभी दिसंबर 23 का मैं आपको रेट बोल रहा हूँ। तो इसके वजह से गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ पे है। यूजुअली गोल्ड का इंटरेस्ट रेट रहता है 15% से 20%, लेकिन 1 साल पे 75.63% देना ये कोई मतलब नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है, ये एक हाउसवाइफ है। ये गोल्ड के प्राइस को देख के ये थोड़ा सा घबरा गया है कि मैं अपने लिए ज्वेलरी कैसे लूँगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि गोल्ड 75% इंटरेस्ट रेट कैसे पहुंच गया 1 साल पे। तो बहुत सारे रीजंस है, उसमें से एक जो रीज़न है वो है ट्रम्प फैक्टर। ट्रम्प ने अप्रैल मंथ पे बहुत सारे कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ इम्पोज़ कर दिए थे, जिसके वजह से ग्लोबल मार्केट्स पे एक स्टेट ऑफ शॉक चला गया था। स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट क्रैश करने की पोजीशन पे आ गया था। इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि ये शायद एक ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। ट्रम्प जो कर रहा है, इससे एक रिपल इफ़ेक्ट हो सकता है जिससे ग्लोबल क्रैश भी हो सकता है। तो जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गया है, बहुत सारे लोग एज़ अ सेफ़र ऑप्शन गोल्ड को देखते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड को लेना चालू कर दिए थे। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का ईटीएफ ऑलमोस्ट 27% सर्ज हुआ था इन 3 मंथ्स, जो कि एक इंडिकेटर दिखा रहा है कि ट्रम्प का ये टैरिफ के पीछे गोल्ड का प्राइस इंक्रीज पे कुछ तो रिलेशन है एंड इस पर एक मेजर इम्पैक्ट है गोल्ड के प्राइस के ऊपर। ये तो एक फैक्टर हो गया है। अभी हम लोग बात करेंगे डी डॉलराइजेशन। तो ट्रम्प के टैरिफ लगाने से पहले भी बहुत सारे इमर्जिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये लोग यूएस डॉलर से थोड़ा सा दूर जाना चाहते थे, ये एक ऑल्टरनेटिव खोज रहे थे। इसका पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि यूएस डॉलर रिज़र्व करेंसी है। अभी रिज़र्व करेंसी क्या होता है? यूजुअली जब समझ लीजिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से समझ लीजिए ऑयल ले रहा है, ठीक है? सो एक कंट्री को तो वो ऑयल बाई करेगा, उसको पेमेंट जब वो करने जाएगा, वो तो समझ लीजिए इंडिया आईएनआर चलता है, रशिया से ट्रेड कर रहा है, रशिया पे रूबल्स चलते हैं। तो इंडिया को रूबल्स नहीं चाहिए, और रशिया को आईएनआर नहीं चाहिए, तो ट्रेड कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल है रिजर्व करेंसी से। तो यूजुअली ओवरऑल हम लोग अगर देखेंगे तो सब लोग कंट्रीज एक्सेप्ट किए थे यूएस डॉलर्स को एज अ रिजर्व करेंसी, कि आप मेरे से ऑयल ले लो, मैं आपको यूएस डॉलर्स पे पेमेंट कर दूंगा। अभी ये यूएस डॉलर्स हर एक कंट्री अपने रिजर्व्स पे स्टोर करके रखते हैं। अभी समझ लीजिए किसी को तेल खरीदना है, किसी को चाय खरीदना है, किसी को जो कुछ भी कमोडिटीज़ लेना है, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गया, वो पेमेंट कर सकते हैं ये यूएस डॉलर्स से। तो यूजुअली ये एक मेथड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, यूएस डॉलर्स। अभी क्या रीज़न है कि कंट्रीज़ ये डी-डॉलराइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं? एक ही रीज़न है, यूएस के पास बहुत सारे एक कंट्रोल फैक्टर आ जाता है। अगर यूएस चाहे तो एक कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा सकता है एंड उसको ट्रेड से ब्लॉक कर सकता है। अगर समझ लीजिए किसी कंट्री को आपके साथ ट्रेड करना है, लेकिन आपके ऊपर सैंक्शन लगा दिया यूएस ने, आप उसके साथ यूएस डॉलर्स पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो आपको ऑल्टरनेटिव चाहिए, राइट? तो ये हर एक कंट्रीज़ को समझ में आ गया था कि यूएस के ऊपर हम लोग इतना डिपेंडेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए
हर एक इमर्जिंग कंट्रीज ने गोल्ड को एज अ ऑप्शन देखा, क्योंकि गोल्ड का कोई कंट्री नहीं होता है, वो एक न्यूट्रल ऑप्शन है। सो इसके वजह से इस गोल्ड का स्टॉक पाइलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे कंट्रीज स्टॉक पाइल करने शुरू कर दिए थे। और भी एक सिमिलर रीज़न हुआ था रशिया यूक्रेन के जब वॉर हुआ था, रशिया के फॉरेन रिजर्व्स वो वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज कर दिए थे। अभी इससे क्या मैसेज जा रहा है, दूसरे कंट्रीज को क्या मैसेज जाएगा कि ये डॉलर डॉलर एक पॉलिटिकल रिस्क कैरी करता है। अगर वेस्टर्न कंट्रीज चाहे, जैसे यूएस हो गया, यूरोप के कंट्रीज हो गया, अगर वो लोग चाहे तो किसी कंट्रोल को किसी कंट्री को ये कंट्रोल कर सकते हैं अपने यूएस डॉलर्स से, राइट। ये फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर सकते हैं कि आप लोग ये नहीं कर सकते, ये आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर समझ लीजिए किसी का कोई एसेट है, ठीक है, वो फ्रीज भी कर सकता है। तो इसके वजह से सेंट्रल बैंक्स और जो गवर्नमेंट्स है वो गोल्ड को एज एन ऑल्टरनेटिव देखना शुरू कर दिए यूएस डॉलर से। सो और भी ज़्यादा बाइंग शुरू हो गया था। तो अभी तक जो मेजर जो बाइंग अभी हम लोग देख सकते हैं, ये बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स और गवर्नेंस ने ये गोल्ड बाई किया है, इसके वजह से गोल्ड का दाम इतना बढ़ गया है। और एक रीज़न क्या है, फेड जो कि यूएस गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक है, फेड ने इंटरेस्ट रेट मल्टीपल टाइम्स कट किए हैं। दिसंबर 2025 में भी ये लोग कट किए। अभी क्या होता है समझ लीजिए, फेड जब इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो बैंक का डिपॉजिट और ये जो बॉन्ड यील्ड होता है, तो ये दोनों का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। अभी अगर आप समझ लीजिए एक इन्वेस्टर हो, आपके पास दो ऑप्शंस है। आप एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपको ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप बैंक से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको बॉन्ड से कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली गोल्ड आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गोल्ड ऑलमोस्ट 15 to 20% रिटर्न देता है। तो वही सेम चीज़ ही हुआ है, जब फेड ने इंटरेस्ट रेट कम कट कर दिया है, तो गोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, तो और भी ज़्यादा गोल्ड ईटीएफ्स पे इन्फ्लोज आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हम लोग गोल्ड ईटीएफ्स क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। और एक इंडियन स्पेसिफिक फैक्टर जो है, वो है कि इंडियन रुपीस डॉलर के कंपैरिजन 90 रुपीस पहुंच गया है। तो आपको अगर $1 इंडिया के साथ अगर एक्सचेंज करना है, तो आपको 90 रुपीस देना पड़ेगा। सो मोस्टली इंडिया गोल्ड को इंपोर्ट करता है, तो उसको डॉलर्स पे पेमेंट करना पड़ेगा, तो और भी ज़्यादा महंगा हो गया गोल्ड। ठीक है, क्योंकि रुपीस वीक हो गया है ना। तो इसके वजह से और भी एक एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट आ गया ऑन रिटर्न्स, जो कि पहले भी इन सब फैक्टर्स के लिए, ये फॉरेन फैक्टर्स के लिए गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और भी एक थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एम्प्लीफिकेशन आ गया है रिटर्न्स पे। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स के वजह से गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा एक साल पे 75% बढ़ गया है। तो हम लोग 2026 को क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको जो एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं वही मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं। 2026 को हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड को क्या खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो जेपी मॉर्गन का अंदाज़ा है कि गोल्ड बढ़ेगा, एंड ये ऑलमोस्ट 5055 रुपीज़ ये हिट करेगा एंड ऑफ 2026। तो ये एक्चुअली स्पॉट प्राइस है। अभी स्पॉट प्राइस गोल्ड का चल रहा है ऑलमोस्ट 4,000 US डॉलर्स पर आउंस। ये स्पॉट प्राइस है, ये इंटरनेशनल मार्केट्स पे जो प्राइस है, ये उस प्राइस को हम लोग डिनोट करते हैं। ये ऑलमोस्ट 5,000 पहुंच जाएगा। ये इंडिया का रिटेल प्राइस नहीं है। स्पॉट प्राइस अलग होता है, रिटेल प्राइस अलग होता है। ठीक है, एंड जेपी मॉर्गन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइनीज़ इंश्योरेंस जाइंट, क्योंकि चाइना पे एक न्यू लॉ लाया है जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज भी अभी गोल्ड पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो नया डिमांड आएगा ये चाइनीज़ इंश्योरेंस जाइंट से। एंड कुछ क्रिप्टो करेंसी है जो कि गोल्ड पे डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो इससे गोल्ड का प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड जेपी मॉर्गन ने कुछ फोरकास्ट दिए हैं, जैसे 250 टन्स ऑफ इन्फ्लोज हो सकते हैं ईटीएस पे इन 2026। एंड बार्स एंड कॉइन्स का डिमांड भी ऑलमोस्ट
1200 टन्स पहुँच सकते हैं एनुअल डिमांड का। ठीक है, सो आपको समझ में आ रहा है कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, जेपी मॉर्गन ने एक पॉजिटिव इंडिकेटर दिया है कि हाँ, गोल्ड का दाम बढ़ेगा। अगर आप मॉर्गन स्टैनली का भी प्रेडिक्शन देखें, तो ऑलमोस्ट ये लोग बोल रहे हैं कि यूएस गोल्ड का प्राइस 4500 यूएस डॉलर्स पहुंच सकते हैं पर आउंस बाय मिड ऑफ 2026। तो ऑलमोस्ट ये सेम ही आप बोल सकते हो कि प्रेडिक्शन है कि गोल्ड का दाम ये लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा। ठीक है, अभी नेगेटिव्स पे एक ही पॉइंट मेरे पास है, जो कि अभी तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो ज्वेलरी का जो सेगमेंट है, उस पे आप लोगों को थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई बहुत, मतलब गोल्ड का प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो नॉर्मल जो पहले मिडिल क्लास जो अफोर्ड कर सकते थे गोल्ड पे ज्वेलरी बनाना या फिर कुछ करना, तो वो लोग थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा हेजिटेट वो लोग करेंगे। तो इसके वजह से डिमांड थोड़ा सा कम हो सकता है गोल्ड का। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड पे, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है और आप लोग किस प्रोडक्ट्स पे आप लोग कर सकते हो। तो हम लोग पहले फिजिकल गोल्ड के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल गोल्ड आप लोग जब खरीदने जाते हो, तो आप यूजुअली रिटेल प्राइस पे करते हो। ठीक है, आप स्पॉट प्राइस पे नहीं करते। अभी ये रिटेल प्राइस क्या होता है और स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस वो प्राइस होता है जो कि इंटरनेशनल मार्केट गोल्ड का प्राइस सेट करता है। ओके, एंड ये हम लोग समझ लीजिए इंटरनेशनल मार्केट पे एक गोल्ड का एक प्राइस है, हम लोग वो इंडिया में इंपोर्ट किए हैं। तो इंपोर्ट एक ड्यूटी लगेगा उसके ऊपर, गोल्ड का स्पॉट प्राइस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर खुद का एक मार्जिन रखता है। फिर वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर का रेंट होता है, सैलरीज होता है, वो खुद का एक मार्जिन रखता है। फिर आ जाता है मेकिंग चार्जेस, आ जाता है 5 to 20%। फिर जीएसटी आ जाता है 3%। अभी इन सब कॉस्ट को लेके एक जो फाइनल जो प्राइस होता है, उसको हम लोग रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि स्पॉट प्राइस एक अलग एक प्राइस है जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स पे रहता है। एंड आप जब सोनार की दुकान पे जाके जो गोल्ड लेते हो, जो ज्वेलरी शॉप पे जाके आप गोल्ड लेते हो, वो आप लेते हो रिटेल प्राइस पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 1,40,000 जो दिखा रहे थे, ये है रिटेल प्राइस। ठीक है, ये है रिटेल प्राइस, ये स्पॉट प्राइस नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर अगर आप, मैं आपको एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बोल रहा हूँ, ये डिसएडवांटेज क्या है फिजिकल गोल्ड में एंड एडवांटेज क्या है। फिजिकल गोल्ड पे अभी आपके पास एक फिजिकल एसेट है, ये एक फिजिकल फॉर्म पे है, तो आपको कहीं पे रखना पड़ेगा। तो एक लॉकर चार्जेस भी आ जाता है। एंड ये फिजिकली आपके पास है, तो एक रिस्क ऑफ थेफ्ट भी आ जाता है, चोरी भी हो सकता है ये गोल्ड आपका। तो इन सब चीज़ों के लिए फिजिकल गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उतना अट्रैक्टिव नहीं रह जाता है। अगर आपको एज अ ज्वेलरी आपको लेना है, सो इट इज़ गुड। ये एक ही मत मतलब ऑप्शन है, आप तो दूसरा गोल्ड को दूसरे किसी फॉर्म से तो नहीं ले सकते। एक ही ऑप्शन है। सो अगर आपको ज्वेलरी लेना है, तो फिजिकल गोल्ड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर आप ज्वेलरी से इसको रीसेल भी करते हो, तो थोड़ा सा वो लोग चार्जेस भी लेते हैं ज्वेलर्स। एंड अगर आप टैक्स पर्सपेक्टिव से देखें, तो उतना भी अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप लेस देन 2 इयर्स पे अगर सेल करते हो, तो इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स लगता है, जो कि रेलिवेंट स्लैब रेट पे लगता है। तो ये मैक्सिमम 30% भी चला जा सकता है। एंड अगर आप ये 2 साल के बाद बेचते हो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखता है, उसके 12.50% इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आई गेस फिजिकल गोल्ड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको क्लैरिटी मिल गया है। अभी हम लोग थोड़ा सा बेटर ऑप्शन पे जा रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, अभी ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ये फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ये एक प्योरली डिजिटल प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे एक इस पे फंड हाउस आ जाता है।
ये यूजुअली एएमसी कंपनीज़ जो कि म्यूचुअल फंड कंपनीज़ होते हैं, वो लोग ये गोल्ड ईटीएफ्स को लॉन्च करते हैं। एंड ये इन्वेस्टर्स का पैसा लेके ये यूजुअली 99.5% प्योर गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं एंड इसको हाईली सिक्योर्ड और इंश्योर्ड वॉल्ट पे ये लोग रख देते हैं। तो आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लोग उसका गारंटी ले लेते हैं कि वो गोल्ड को इन्वेस्ट करेंगे, वो गोल्ड को सेफली रखेंगे, जो जो एक्सपेंस आएगा वो आप लोगों से एक एक्सपेंस रेशियो से वो लोग ले लेते हैं। ओके, अगर आपको गोल्ड ईटीएफ्स खरीदना है, आप इसको म्यूचुअल फंड की तरह से नहीं खरीद सकते। ये बाय एंड सेल होता है, ये डीमैट अकाउंट आपका होना चाहिए। ओके, जैसे आप कोई शेयर्स लेते हो, आपको डीमैट अकाउंट पे आपको ट्रेड करना पड़ता है, तो सिमिलरली गोल्ड ईटीएफ को भी आपको डीमैट अकाउंट से ही लेना पड़ता है। तो अगर आप समझ लीजिए कोई स्टॉक लेते हो तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी देना पड़ता है, टैक्सेस भी देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर ब्रोकरेज और टैक्सेस भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये बेटर ऑप्शन क्यों है? मैंने आपको क्यों बोला कि ये सबसे बेटर ऑप्शन है अगर आप एक गोल्ड पे आप एज एन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करना चाहते हो। अगर आप टैक्स बेनिफिट इस पे बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप लेस देन 1 ईयर इसको रखते हो, अगर आप लेस देन 1 ईयर इस पे इन्वेस्ट करते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगता है एंड ये स्लैब रेट पे पड़ेगा जो कि 30% जा सकता है। एंड सिर्फ मोर देन अगर आप 1 साल पे रखते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मिल जाता है जो कि 12.50% है। इसको सेम अगर आप फिजिकल फॉर्म पे अगर रखते तो आपको 2 साल रखना पड़ता है ये 12.50 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। तो आपको आप देख सकते हो क्लियरली गोल्ड ईटीएफ्स इज़ अ बेटर प्रोडक्ट अगर आप टैक्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अभी गोल्ड म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सो गोल्ड म्यूचुअल फंड यूजुअली वो लोग गोल्ड ईटीएफ्स पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ये एक फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर है जो कि ये लोग फिजिकल गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करते, ये लोग गोल्ड ईटीएफ्स को खरीद लेते हैं। इससे एक मेजर एक डिसएडवांटेज हो जाता है, यहाँ पर डुअल कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, क्योंकि एक जा रहा है एक्सपेंस रेशियो ऑफ गोल्ड ईटीएफ। ओके, फिर ब्रोकरेज भी चार्जेस ऐड हो जा रहा है एंड एक्सपेंस रेशियो एक फंड को चलाने के लिए एक्सपेंस रेशियो भी है। जो गोल्ड म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए एक एक्सपेंस रेशियो हो गया, गोल्ड ईटीएफ्स को चलाने के लिए एक एक्सपेंस रेशियो हो गया, ब्रोकरेज चार्जेस हो गया। तो ये थोड़ा सा गोल्ड ईटीएफ्स के कंपैरेटिवली कम रिटर्न्स देता है। एंड अगर आप टैक्स बेनिफिट भी देखें तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। लेस देन 2 इयर्स अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो स्लैब रेट पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा। अगर मोर देन 2 इयर्स होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल्स गेंस टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पे टैक्स भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ओके, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है एंड आप फिर भी गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड इज़ अ बेटर ऑप्शन ओनली इन दिस केस। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, सो आई विल रिकमेंड कि आप गोल्ड ईटीएफ से ही जाए, क्योंकि इस पे टैक्स भी बेनिफिट अच्छा है एंड इस पे झंझट भी कम है। ठीक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो हम लोग थोड़ा सा एक कंपेयर कर ले रहे हैं कि 1 साल पे कौन सा प्रोडक्ट ने कितना परसेंटेज रिटर्न दिया है। तो अगर आप देखें फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ ऑलमोस्ट सेम 75.63% एंड 75.94%, ऑलमोस्ट सेम ही रिटर्न्स दिया है। गोल्ड फंड क्योंकि उसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लग जा रहा है इसलिए वो थोड़ा सा कम रिटर्न्स दिया है। लेकिन ये मतलब उतना ख़राब नहीं है, आप गोल्ड फंड पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। ठीक है, अभी कुछ कुछ व्यूअर्स है जो जिन लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न आएगा कि यार गोल्ड क्या बढ़ेगा, क्या कमेगा? ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, लेकिन फिर भी एक डर बैठा रहता है कि क्या वो गिर सकता है? ऑब्वियसली गिर सकता है। अगर समझ लीजिए स्टॉक मार्केट अगर रिकवर कर गया यहाँ से, अगर डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ क्रेज़ी या फिर कुछ नहीं किया है, अगर समझ लीजिए सब कुछ स्मूथली चला गया, स्टॉक मार्केट रिकवर कर गया, तो इन्वेस्टर्स को लगने लगेगा कि मतलब स्टॉक मार्केट एक बेटर ऑप्शन है। तो गोल्ड का ईटीएफ्स ऑब्वियसली वो लोग सेलिंग प्रेशर आ जाएगा उस पे एंड स्टॉक मार्केट लोगों का
वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। तो अगर आप कन्फ्यूज़्ड हैं, तो मैं आपको एक ही सबसे सेफ़र ऑप्शन मैं आपको बोलूँगा, मल्टी एसेट फ़ंड पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस पे बेनिफिट आपको क्या मिलता है? अ, इस पे फंड हाउस आपका पैसा हर एक एसेट क्लास पे इन्वेस्ट करके रख देता है। वो गोल्ड पे भी करेगा, वो सिल्वर पे भी कर सकता है, वो स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट करेगा, वो कुछ करेंसी पे भी इन्वेस्ट करता है, वो डेट पे भी इन्वेस्ट करता है। सो हर एक एसेट क्लास का आपको बेनिफिट, बैलेंस्ड एक अप्रोच अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मल्टी एसेट फंड आप देख सकते हो। ओके, आई गेस आपको क्लियर हो गया कि गोल्ड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा है एंड आपको क्या करना चाहिए। हर एक ऑप्शंस को मैंने अच्छी तरह से एनालिसिस किया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। सो थैंक यू मेरा वीडियो कंप्लीटली देखने के लिए। मैं आपको एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस अगर देखने हैं। थैंक यू सो मच।